गुड इवनिंग। आज हम सभी पुनः भूगोल की क्लास में उपस्थित हैं और आज हम कल के टॉपिक से ही रिलेटेड टॉपिक स्टडी करेंगे। बच्चों, आपने कल देखा कि हम कल के डेट में इस 11 चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर था और उसका नाम था पर्वत निर्माण या पर्वत और पर्वत निर्माण, यही आपका पिछले दिन टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया कि कितने प्रकार के पर्वत होते हैं या पर्वत किसे कहते हैं। यह कल हम लोगों ने पूरा विधिवत रूप से इसके बारे में चर्चा किया। आज हम पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पर्वत निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। आप जानते हैं कि जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना था, पृथ्वी की उत्पत्ति था, इसी प्रकार से पर्वत के निर्माण की जो प्रक्रिया है यह उतना ही जटिल है जितना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना। स्पष्ट रूप से विद्वानों का मत एकमत होता हुआ दिखाई नहीं देता है और भिन्न भिन्न प्रकार से विद्वानों ने अपनी संकल्पनाओं के आधार पर पर्वत निर्माण के इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता हैं, जो पर्वत निर्माण के सिद्धांत में अपनी संकल्पनाओं का प्रतिपादन किए। लेकिन हमारे जो बीए फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक स्टडी करना है, जो आपके सिलेबस में है, वो कोबर का भूसन्नत सिद्धांत, जो हमारे सिलेबस में या इस समय जो हमको स्टडी करना है पर्वत निर्माण के संदर्भ में, वह दो प्रकार की संकल्पनाएं यहाँ पे हम के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। जिसमें पहला आपका है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। मतलब एक विद्वान है कोबर, जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा पर्वतों की उत्पत्ति या पर्वतों के निर्माण के बारे में बताने का प्रयास किया। और दूसरा आपका जो विचारधारा और संकल्पना प्रस्तुत किया गया वह जेफरीज के द्वारा प्रस्तुत हुआ। जेफरीज और इनकी जो संकल्पना है वह है तापीय संकुचन। क्या है? तापीय संकुचन की संकल्पना। इनका यह सिद्धांत ताप के संकुचन यानी कि किसी चीज के आकार में संकुचन होना, कमी आने पर आधारित है। सीधा संबंध पृथ्वी से है। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों सिद्धांतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आज का आपका यह टॉपिक इन्हीं दो विचारकों और विद्वानों के सिद्धांतों पे आधारित होगा। आप देखें, सबसे पहले हम कोबर के भूसन्नत सिद्धांत पे चर्चा करते हैं कि कोबर का भूसन्नत सिद्धांत क्या है, किन बातों पर आधारित है और कोबर ने अपने इस सिद्धांत में किन किन चीजों पे चर्चा किया। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। बच्चों, आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि यह जर्मनी के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान जर्मनी में था और उन्होंने बड़े पैमाने पर भू आकृति या स्थल रूपों, धरातल पे जो स्थल रूप दिखते हैं उसके उत्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास किए और बड़े पैमाने पर अपनी संकल्पनाओं का भी प्रतिपादन किए। लेकिन यहाँ पे पर्वतों की उत्पत्ति में
जो अपनाया भूसन्नत सिद्धांत प्रस्तुत किए। क्या था? भूसन्नत सिद्धांत। किसके द्वारा? कोबर जी के द्वारा का जो प्रतिपादन किए, उसका मूल उद्देश्य था, मूल जो उसका मोटो था, वह जो प्राचीन भूखंड हमें दिखाई दे रहे हैं या जो धरातल पे प्राचीन भूखंड निर्मित हुए, उन्हीं भूखंडों और भूसन्नतियों के बीच कैसे संबंध स्थापित हुए और उन्हीं संबंधों का परिणाम स्वरूप या उसी का परिणाम पर्वत निर्माण है। प्राचीन समय में जो काफी पुराने स्थल खंड थे और उनके बीच जो भूसन्नतियां थी, सन्नत मतलब होता है, भूसन्नत मतलब खाई या गड्ढा, जैसे मान लें आप यह धरातल है और इसके बीच में कुछ ऐसे गैप हो जाना, इसी को हम सन्नत के नाम से जानते हैं। जैसे पूरा का पूरा आपका स्थल है और इन्हीं स्थलों के बीच में ऐसे गैप का उत्पन्न होना भूसन्नत कहलाता है। ठीक। अब भूसन्नत के माध्यम से कोबर ने किस प्रकार से अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का कार्य किया है, कैसे इसको समझाने का कार्य किया है, इस पे आए हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। बच्चों, कोबर का जो भूसन्नत सिद्धांत है वह धरातल पर पाए जाने वाले जितने भी महाखंड थे उस पे आधारित है। कोबर का मानना है कि आज जहां पे हमें बलित एवं नवीन मोड़दार पर्वत, जहां पे ऐसे बलित एवं नवीन मोड़दार पर्वत हमें दिखाई दे रहे हैं या जहां पे देखने को इस धरातल पे मिल रहे हैं, उन जगहों पे प्राचीन काल में भूसन्नतियां विद्यमान थी। क्या थी? भूसन्नतियां थी और उन्हीं भूसन्नतियों के परिणाम स्वरूप या उन्हीं भूसन्नतियों में जो शेष स्थल खंड थे वहां से मलबा आकर के इसमें जमता चला गया और यह कालांतर में जब ये भूसन्नतियां, जैसे मान लीजिए भूसन्नतियां थी, इसमें मलबा जमता चला गया और पूरा ऊपरी तल तक मलबे जम गए और इसके बाद इधर का प्रदेश और इधर का क्षेत्र आमने सामने खिसकने लगा और इसके द्वारा जब यह आमने सामने खिसकने लगा तो जो इसमें अवसाद जमा हुआ था उस पे दाब पड़ा और वह संपीडनात्मक कार्य होना शुरू हुआ और उसके ऊपरी तल में ऐसे अपनति और अभिनतियां बनना शुरू हुई, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बलन का निर्माण हो गया। और इस प्रकार से कोबर के अनुसार इसी प्रकार से पर्वतों का भी निर्माण हुआ। हम एक डायग्राम में इसको क्लियर कर दे रहे हैं। आप एक डायग्राम देखें कोबर का। कोबर ने यहाँ पे पर्वत के निर्माण का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, इस सिद्धांत में आप देखेंगे कि वर्तमान जो यही भूसन्नति है यह पूरा का पूरा हमारा स्थल मंडल है, स्थली भूभाग है। ठीक है, स्थली भूभाग है और इस स्थली भाग में यह आपका सागर तल है, यह सागर का तल है और इसके इधर का जो क्षेत्र है उसको इन्होंने अग्रदेश बताया है। क्या नाम दिया है? अग्रदेश। ठीक ना। और इस भूसन्नत में यही भूसन्नति है जो सागर तल से काफी गहरी है और इसी में ये दोनों तरफ, इसी सन्नत के दोनों तरफ क्या है? दृढ़ स्थल खंड है, जिसकी अभी मैंने चर्चा किया। क्या है यह एक दृढ़ स्थल खंड है जो एक दूसरे के आमने सामने खिसक रहा है। ध्यान से समझ रहे होंगे आप, जो एक दूसरे के आमने सामने सरक रहा है और इन्हीं के सरकने के परिणाम स्वरूप पहले तो आप देखें कि यहाँ पे सब अवसाद जमना शुरू हुए हैं। पहले तली में जमा यहाँ पे और धीरे धीरे उथला होता हुआ सागर तल तक वह अवसादीकरण की प्रक्रिया
संपन्न हुई। ठीक है, इसी भूसन्नत के दोनों तरफ का जो यह दृढ़ स्थलीय भूखंड है, ठीक, इसी स्थलीय भूखंड को इन्होंने अग्रदेश भी नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? अग्रदेश। और इसी अग्रदेश के आमने सामने या इसी दृढ़ भूखंड के आमने सामने सरकने के परिणाम स्वरूप या उसी के कारण से यह धरातल पे भूखंड पर्वत देखने को मिलते हैं या पर्वत देखने हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक चीज आप थोड़ा सा देख लेंगे चर्चा में कि इस प्राचीन जो दृढ़ भूखंड थे, इस भूसन्नत के चारों तरफ, यानी ये जो भूसन्नत है उसके चारों तरफ जो दृढ़ भू स्थलखंड थे, जैसे ऐसे स्थलखंड है, उसको इन्होंने क्रेटोजोन कहा। क्या बोला बच्चों? क्रेटोजोन। यह भूसन्नत के चारों ओर के प्राचीन भू स्थल खंड हैं, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? क्रेटोजोन। ठीक, इसी क्रेटोजोन के आमने सामने खिसकने के ही परिणाम स्वरूप पर्वतों का निर्माण हुआ। और इस भूसन्नत के दोनों किनारे पर जो पर्वत श्रेणी निर्मित हुए उसको उन्होंने रेड केंटन कहा। क्या नाम दिया बच्चों? रेड केंटन। इसको थोड़ा सा अब आप यहाँ पे समझ लें। यह पूरा डायग्राम आप लोग देख लिए होंगे कि कैसे मलबे का जमा हुआ और इस मलबे के दोनों तरफ प्राचीन भू स्थल खंड है। अब हम यहाँ पे आते हैं। इसी प्राचीन भू स्थल खंड पर, ये आप देखें, इसी प्राचीन भू स्थल खंड पे यह जो मलबा जमा है, उस मलबे पे या प्राचीन भू स्थल खंड या जिसको कोबर ने अग्रदेश नाम दिया, वह एक दूसरे के आमने सामने खिसकने लगे। यानी यह इधर खिसकने लगा या इधर खिसकने लगा। और इसी के परिणाम स्वरूप इस भूसन्नत में जो मलबा था, ठीक है, जो जमे हुए पदार्थ थे, वह इस पे दाब पड़ा और दाब पड़ने के परिणाम स्वरूप इस पे बलन पड़ने लगा। क्या हो गया? इस पे बलन पड़ने लगा और इसी बलन के पड़ने के परिणाम स्वरूप पर्वतों का निर्माण हुआ या पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, ऐसा कोबर जी का मानना था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कोबर ने अपने इस निर्माण के सिद्धांत में किस प्रकार से भूसन्नत के सिद्धांत के द्वारा पर्वतों के निर्माण को बताने का प्रयास किया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम मत बताएं आप। ठीक है बच्चों, यदि आप इसको समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। ध्यान रखेंगे कि इनका जो सिद्धांत है उसके जो मेन दो चार बातें हैं उसको अपने माइंड में आप बराबर रखेंगे कि भूसन्नत में पहला तो कोबर का सिद्धांत भूसन्नत पे आधारित है और उस सन्नत में जो अवसादीकरण हुआ, मलबे जमे हैं दृढ़खंड से नदियों के द्वारा या विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा, उन पे उस मलबे पे जब दाब पड़ा है तो उस दाब के पड़ने के परिणाम स्वरूप यह पर्वत निर्मित हुए। ठीक है, ठीक। अब हम इनके इस संकल्पना का या विचारधारा का तो आलोचना करेंगे या मूल्यांकन करते हैं। अब हम लोग कोबर जी के दो भूसन्नत सिद्धांत हैं पर्वत के निर्माण के संदर्भ में, उस पे अब हम उनका मूल्यांकन करते हैं कि वास्तव में कोबर का जो ये भूसन्नत सिद्धांत है कहां तक पर्वत के निर्माण में या उसकी उत्पत्ति को बताने में सामर्थ्यवान है, मतलब कहां तक इसको मान्यता दिया जा सकता है। अब इनकी विद्वानों ने आलोचनाएं की हैं। हालांकि आप जानते हैं या आपको
जानना चाहिए कि पर्वत के निर्माण के संदर्भ में सभी विद्वानों के द्वारा जो अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, उसमें कोबर के सिद्धांत को बड़े पैमाने पर लोगों ने मान्यता दिया, लोगों ने उसे स्वीकार किया और बहुत हद तक कोबर का यह भूसन्नत सिद्धांत पर्वतों के निर्माण को समझाने में सामर्थ्यवान भी रहा। इसका सिंपल एग्जांपल आप ले लें कि आज जहां हिमालय है वहां पे प्राचीन काल में क्या थी? तेथीज नामक भूसन्नत थी। आज हमारा जहां पे हिमालय पर्वत स्थित है, उस हिमालय पर्वत पे आज से कई करोड़ वर्ष पहले या कई लाख वर्ष पहले तेथीज सागर नामक भूसन्नत थी। और उस तेथीज सागर के, सपोज दैट मान लीजिए यही तेथीज सागर है, उस तेथीज सागर के दोनों तरफ दो विशाल भूखंड थे। ऐसा कोबर के अनुसार भी है। मैं हिमालय को समझा दे रहा हूं, अभी इनकी आलोचनाएं हम लोग देख लेंगे। उस विशाल भूसन्नत में या उस तेथीज सागर नामक भूसन्नत के दक्षिण के जो भाग थे, यानी उसका जो दक्षिण का भाग था, उसको उन्होंने गोंडवाना लैंड बताया, गोंडवाना लैंड, और उत्तर के भाग को उन्होंने अंकारा लैंड नाम दिया। ठीक ना, अंकारा लैंड। और उन्होंने बताया कि इसी गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड से जो भी उस समय नदियां प्रवाहित हो रही थी या बह रही थी, या उस समय जो भी प्रक्रम के माध्यम थे, वह अपने मलबे को ला करके इसी तेथीज सागर नामक भूसन्नत में निक्षेपित कर रहे थे। जैसे जैसे इसकी तली धीरे धीरे बढ़ती चली गई, उथला होता चला गया और बड़े पैमाने पर अवसाद इसमें निक्षेपित हुए और निक्षेपित होने के परिणाम स्वरूप यह तेथीज सागर नामक भूसन्नति पट गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक तरफ से गोंडवाना लैंड और दूसरे तरफ से अंकारा लैंड एक दूसरे के सामने, यानी इस तेथीज सागर भूसन्नत के पर अपना दबाव डालने लगे। ठीक ना, और इसी के परिणाम स्वरूप इस तेथीज सागर में जो मलबे थे उस पर दबाव पड़ने के कारण उस पर बलन पड़ गया और उसी बलन के द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक, ऐसा हिमालय के उत्पत्ति में विद्वानों का विचार है। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि कोबर ने जो भूसन्नत का सिद्धांत अपना प्रतिपादित किया पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में, वो वास्तव में बहुत हद तक लोकप्रिय रहा। बहुत समय तक लोगों ने उसको अपनी मान्यताएं दी और आज भी वह बहुत बड़े पैमाने पर सर्वमान्य है। लेकिन उनके इस विचारधारा में भी कुछ कमियां रह गई, कुछ गलतियां देखने को मिला, कुछ चीजों को उन्होंने छोड़ दिया या उनसे अछूता रहा, जिस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। तो वही कमी या उनसे जो चीज अछूती रह गई वही इनके आलोचना के कारण बन गए। ठीक, जैसे आप देखें पहला आलोचना के रूप में कोबर द्वारा जो वर्णित पृथ्वी के संकुचन का जो सिद्धांत कोबर ने दिया था, वह उस संकुचन से जो बल उत्पन्न होता है, ठीक ना, जैसे जब भूसन्नति पर दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के बाद जो उसमें संकुचन हुआ, उस संकुचन के परिणाम स्वरूप जो बल निकलना चाहिए, ध्यान से समझेंगे आप, उस संकुचन से जो बल निकलता है या जो बल निकला कोबर के अनुसार, वह वास्तव में आज के समय के पर्वतों के निर्माण में या आज के समय के जो आप पर्वत देख रहे हैं वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि सार्थक नहीं है।
इनका यह सिद्धांत संकुचन पे जो आधारित है, यानी दबाव पड़े तो दबाव के परिणाम स्वरूप जो बल निकला, उस बल से चट्टानों में या उस भूसन्नत पे कितना प्रभाव पड़ा होगा, वह पर्वत के निर्माण में सटीक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, इस आधार पे इनकी यहाँ पे आलोचना किया गया है या किया जा सकता है। दूसरा आप देखते हैं, दूसरे आधार पे भी इनकी एक आलोचना हुई है। कोबर के जो विचार थे वह यह कहते, या कोबर का जो मानना था कि जो बीच में भूसन्नति है, यानी दो विशाल दृढ़ स्थल खंडों के, यही दृढ़ स्थल खंड है, यानी कि उस भूसन्नत के दोनों तरफ क्या थे, दृढ़ भू स्थल खंड थे। स्थल का एक बड़ा सा भाग स्थित था। और कोबर ने बताया है कि यह दोनों भूसन्नत के जो दोनों किनारों के जो भूभाग हैं, जिसको उन्होंने अग्र प्रदेश कहा, ध्यान रखेंगे आप, जिसका नामकरण उन्होंने क्या किया, अग्र प्रदेश, वह दोनों किनारे सरकते रहते हैं। भूसन्नत का जो दोनों पार्श्व है, दोनों जो किनारा है, जो छोर है, वह एक दूसरे के आमने सामने सरकता रहता है, ऐसा कोबर का मानना था। लेकिन एक आप जानते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने के लिए एक विद्वान ऑस्ट्रिया के थे जिनका नाम स्वेस था। स्वेस ने बताया, इनके इस विचार का खंडन किया और बताया कि ऐसा नहीं है, एक छोर केवल सरकता है, यानी कि उस भूसन्नत के जो दोनों पार्श्व हैं, दोनों जो किनारे हैं, उसमें से एक किनारा ही सरकता है, जबकि दूसरा स्थिर रहता है। ठीक है, कोबर ने कहा दोनों सरकते हैं, जबकि स्वेस ने इस बात का, उनके इस विचारधारा का खंडन किया और बताया कि ऐसा नहीं है, दोनों नहीं बल्कि एक ही खिसकते हैं या एक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें तो यहां पर भी इनकी इस आधार पे आलोचनाएं की जा सकती हैं। फिर बच्चों, तीसरे आधार पर, तीसरा जो विकल्प है या तीसरी जो विचारधारा है इनकी आलोचना के रूप में, वह यह है कि पूर्व से पश्चिम, पूरब से पश्चिम जितने भी पर्वत श्रेणी आपको दिख रहे हैं, ठीक, वो वास्तव में इनके इस सिद्धांत सटीक हैं। चाहे वो आल्पस पर्वत हो, चाहे एंडीज पर्वत, चाहे आल्पस हो, चाहे हिमालय पर्वत हो, ये वास्तव में आज के समय में या इन पर्वतों की उत्पत्ति को समझाने में कोबर का जो भूसन्नत सिद्धांत है बहुत हद तक सार्थक बैठ रहा है, बहुत हद तक सही है। लेकिन एक चीज आप जाने कि इसके अलावा भी पूरब पश्चिम में आपका हिमालय है, आल्पस है, इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी विश्व में बहुत सारे ऐसे पर्वत श्रेणियां हैं जो पूरब पश्चिम की अपेक्षा उत्तर दक्षिण में भी फैले हैं, जैसे एंडीज। यह एक अपवाद हो गया ना। अब एंडीज की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि वह तो उत्तर दक्षिण में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में है। अब यह एक अपवाद है, अब इसको कैसे क्लियर किया जाए। ठीक है, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई कि वास्तव में कोबर का यह भूसन्नत सिद्धांत पूरब और पश्चिम में जो पर्वतमालाएं फैली हैं या जिनका विस्तार है, चाहे हिमालय हो चाहे आल्पस पर्वत हो, उसको तो क्लियर कर दे रहे हैं, लेकिन जो उत्तर दक्षिण में जो पर्वत श्रेणियां फैली हैं उसका निराकरण इनके पास नहीं है। अतः इस आधार पे ही इनकी आलोचनाएं यहाँ पे की जा सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बच्चों हम लोग निष्कर्ष पे जब पहुंचेंगे तो यह कहा जा सकता है या हम लोग कह सकते हैं कि
कोबर ने जो भूसन्नत का सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया था पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में, वह वास्तव में बहुत हद तक सटीक और सार्थक रहा है। फिर भी उसमें जो कुछ कमियां रह गई, यदि उसको हम लोग थोड़ा सा दरकिनार करें तो बड़े पैमाने पर यह एक सर्वमान्य सिद्धांत साबित होता है। ठीक है, हमें आशा है आप लोग कोबर के इस भूसन्नत के सिद्धांत को समझे होंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर आप चैट बॉक्स में लिखें, या आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं व्यक्तिगत, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, आप बेहिचक बात करिए। ठीक है बच्चों, कोई किसी को प्रॉब्लम? हमें लग रहा है कि नहीं को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और जो पर्वत के निर्माण के संदर्भ में जो दूसरा सिद्धांत है वह है जेफ्रीज का तापी संकुचन। जेफ्रीज का तापी संकुचन का सिद्धांत कोबर की भांति यह भी पर्वत के निर्माण को समझाने में, इस जटिल समस्या या इस जटिल गुत्थी को क्लियर करने के लिए जेफ्रीज ने भी अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और जेफ्रीज का जो सिद्धांत है वह तापी संकुचन पर आधारित है। ध्यान से आप रखेंगे, यही सबसे मेन वस्तु है, मेन चीज है, मेन टॉपिक है तापी संकुचन। यानी तापी संकुचन जो शब्द है इसका जो तात्पर्य है थोड़ा सा आप जान लें कि ताप के द्वारा या ताप में कमी आने के परिणाम स्वरूप किसी स्थल पर या किसी वस्तु के भाग में या उसके आकार में संकुचन होना या कमी आना। जैसे मान लीजिए यह कोई क्षेत्र बहुत ही गर्म है, कोई गोल सी वस्तु है और बहुत गर्म है, तो आप जानते हैं जब गर्म होता है तो थोड़ा सा उसमें तन्यता होती है, वो फैलता है। लेकिन जैसे जैसे वह ठंडा होगा, जैसे जैसे उसके तापमान में कमी आएगी, वैसे वैसे वह थोड़ा सा सिकुड़ता जाएगा, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कमी आएगा, आयतन में कमी आएगा। इसी चीज को इन्होंने पृथ्वी पे भी लागू कर दिया। ठीक है, और पृथ्वी को भी आप जानते भी हैं, पृथ्वी प्रारंभिक समय में क्या थी? आग के गोले के समान थी, ठीक है नहीं? और जब आग के गोले के समान थी तो धीरे धीरे एक बैग तो ठंडा हो ही नहीं होगी, धीरे धीरे हुई होगी। और जब धीरे धीरे वो ठंडा हुई तो उसके आयतन में क्या हुआ? कमी आने लगा। यानी जब तापमान में कमी आया तो यह फैला जो स्वरूप था वह संकुचित होने लगा, और उसी संकुचन के परिणाम स्वरूप पर्वतों का निर्माण हुआ, ऐसा जेफ्रीज का मानना है। इन्होंने इसमें जो तर्क दिया है वह यह है कि पृथ्वी के में जो संकुचन परिणाम घटित हुए, या पृथ्वी में या पृथ्वी के तापमान में कमी आने से जो उसके आकार में संकुचन हुआ, उसी संकुचन के ही कारण से वलित और नवीन मोड़दार पर्वत बने, ऐसा जेफ्रीज का मानना है। इन्होंने बताया कि विकिरण के कारण से, यानी सूर्य का जो विकिरण होता है, जो किरणें होती हैं, तापमान होता है, उसमें विकिरण के कारण से तापमान में जब कमी आती गई, ठीक है, उसी कमी के कारण जब तापमान कम हुआ तो पृथ्वी का जो धरातल है या जो पृथ्वी है वह भी ठंडा हुई। हुआ होगा कि नहीं? हुआ होगा। और जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो ठंडी होने के परिणाम स्वरूप उसमें सिकुड़न हुआ, यानी कि वह सिकुड़ने लगी। ऐसा नहीं कि सिकुड़ करके छोटा हो गई, लेकिन कुछ भाग उसका सिकुड़ने लगा तापमान में कमी आने के कारण से। अब यह कहते हैं, इस सिद्धांत को क्लियर करने के लिए यह गणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। जेफ्रीज जी गणितीय विधियों के आधार पर इसको क्लियर करना चाहते हैं और बता रहे हैं
कि पृथ्वी का जो बाहरी क्षेत्र है, आप जानते हैं पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, 6400 किलोमीटर, है कि नहीं। पृथ्वी का अर्धव्यास या त्रिज्या कितना है, 6400 किलोमीटर। तो उस 6400 किलोमीटर में केवल जो बाहरी क्षेत्र यानी कि स्थल से स्थलीय जो भाग है, लिथोस्फीयर स्थल मंडल का जो भाग है, उसमें 400 किलोमीटर तक केवल, जैसे मान लें यही हमारा पृथ्वी है और यही उसका केंद्र है, यहां से इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 6400 किलोमीटर हो गई ना, यहां से भी। तो धरातल से यानी कि ऊपरी जो तल है, क्रस्ट है, उस भू परपटी से केवल 400 किलोमीटर, इतना ही गहरा, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही गहरा तक का जो भाग है, पूरा का पूरा एरिया या पूरा का पूरा बेल्ट, जिसका गहराई केवल धरातल से 400 किलोमीटर है तक के जो भाग हैं, जो क्षेत्र, उसमें 500 सेंटीग्रेड तापमान में ह्रास हुआ होगा। यह बताए कि धरातल से 400 किलोमीटर तक के जो परतें हैं, उसके तापमान में लगभग 500 सेंटीग्रेड या सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस की कमी आई और उसी के परिणाम स्वरूप धरातल में या पृथ्वी में संकुचन हुआ होगा, ऐसा जेफरी बता रहे हैं अपने इस सिद्धांत में। फिर आगे चलकर ये बताते हैं कि पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह प्रत्येक क्षेत्र में नहीं ऐसा होता है। जहां पर्वत हैं या पर्वत के निर्माण में धरातल पे प्रत्येक क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि सभी जगहों पे एक समान, जैसा कि मैंने यहाँ बता दिया है, ऐसा है, इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि सभी जगहों पे संकुचन एक समान हुआ है। कुछ जगह विशेष पे 400 किलोमीटर की गहराई तक ताप में बड़े पैमाने पर कमी आई और उसके परिणाम स्वरूप वह संकुचन प्रारंभ हुआ। एक चीज और है कि यह संकुचन ऐसा नहीं है कि केवल धरातल पे लागू है, वह पर्वत निर्माण के चट्टान के स्वभाव और उसकी शक्ति पे भी आधारित होता है कि वह चट्टान कैसे हैं। मतलब पर्वत जो निर्माण होता है या पर्वत जहां पे निर्मित हुए हैं, उस पर्वत के निर्माण में केवल तापीय संकुचन ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ ही साथ वहां के चट्टानों का स्वभाव, चट्टानों का स्वभाव भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि कौन सी चट्टानें कैसी हैं और वहां पे कैसी शक्ति उत्पन्न हो रही है या उन चट्टानों पे किस प्रकार की शक्ति कार्य कर रही है। यदि शक्ति असमान गति से कार्य करेगी और उसका दबाव कम होगा यानी कि शक्ति कम होगा, तो स्वाभाविक है कि बड़े पर्वत निर्माण नहीं हो पाएंगे या बड़े पर्वत निर्मित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर यही बताते हैं कि जहां पर चट्टानें मुलायम और लचीली होती हैं वहां पर्वत निर्माण होता है, और जहां पर चट्टानें अधिक कठोर होती हैं वहां पे तनाव तथा दबाव के कारण भ्रंश के अधिक अवसर होते हैं या चट्टानें कभी कभी टूट जाती हैं। ध्यान से आप समझेंगे, पर्वत के निर्माण में तापीय संकुचन के साथ साथ उन्होंने चट्टानों के स्वभाव को भी यह महत्वपूर्ण कारक बताया है और इनका मानना है कि तापीय संकुचन के परिणाम स्वरूप ऐसा नहीं है कि हर जगह पे पर्वत निर्मित हो जाएंगे। पर्वतों के निर्माण में चट्टानों का स्वभाव भी एक महत्वपूर्ण कारक है और जहां पे पर्वत निर्मित हुए हैं या पर्वत निर्मित वही हो सकते हैं जहां की चट्टानें मुलायम हो, है कि नहीं, मुलायम या कोमल चट्टानें हो, क्योंकि जब कोमल और मुलायम चट्टानें होंगी और उस पे जब दबाव पड़ेगा तभी उसमें बलन की स्थिति बन सकती है, तभी उसमें फोल्ड हो सकता है। नहीं तो यदि चट्टानें कठोर हैं, यदि हार्ड रॉक्स है
तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, है कि नहीं, दबाव पड़ने के वह टूट जाएगा और किसी प्रकार का कोई या किसी प्रकार का कोई पर्वत निर्मित नहीं हो पाएगा, भ्रंश वगैरह निर्मित होंगे। ठीक ना। अब फिर आगे चलकर बताते हैं कि पृथ्वी के शीतल होने की प्रक्रिया महाद्वीपों के नीचे की अपेक्षा सागर तली में नीचे तक अधिक होती रही। ठीक है। और अतः महासागरीय तली के अधिक सिकुड़ने के कारण दबाव की दिशा महासागर से महाद्वीप की ओर होती है और यही कारण है कि पर्वतों की स्थिति महासागरों के सामने तथा उनके समानांतर होती है। ऐसा कोबर का मानना है कि महासागरों की जो स्थिति है या महाद्वीपों की जो स्थिति है एक दूसरे के समानांतर होती है और इन्हीं के कारण जब जब सागर की तली के नीचे का तापमान कम हुआ तो बड़े पैमाने पर उस पर सिकुड़न हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप उसके बड़े पैमाने पर पर्वत का निर्माण हुआ होगा। अब थोड़ा सा आप देख लें, इसी आधार पर इनकी भी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। इनकी भी कुछ आलोचनाएं की गई, जैसे इनका जो संकुचन का जो सिद्धांत है, तो संकुचन से उत्पन्न जो बल की व्याख्या करते हैं वह बल इतना पर्याप्त नहीं है कि वह भूपटल पे जो वर्तमान समय में पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया है उसको समझा सके। फिर पृथ्वी का जो सेकेंडरी परत है वह सेकेंडरी परत के रूप में शीतल होने की कल्पना बिल्कुल गलत है कि पृथ्वी का जो सेकेंडरी स्वरूप है वह सेकेंडरी स्वरूप एक समान एक ही रूप में धीरे धीरे ठंडी हुई होगी, ऐसा नहीं है। यह भी इनकी इस आधार पे भी इनकी आलोचनाएं किया जा सकता है। फिर भी इन्होंने बताया है कि महाद्वीप और महासागर के वितरण में समानता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर संकुचन हुआ है कि नहीं ऐसा। आप जहां पे पर्वत देख रहे हैं वहां पे उसको छोड़ करके जो अन्य क्षेत्र है वहां पे भी पर्वत होना चाहिए यदि संकुचन एक समान हुआ है तो, लेकिन ऐसा है, ऐसा नहीं है। सभी जगह पे पर्वत विद्यमान नहीं है। इनके अनुसार पर्वतों की स्थिति महासागरों के समानांतर होनी चाहिए, जबकि आल्प्स और हिमालय के आसपास कोई महासागरीय क्षेत्र नहीं है। इनके अनुसार विशाल पर्वतों के निर्माण, इनका जो सिद्धांत है विशाल पर्वतों के निर्माण को सही रूप में नहीं समझा पाया है, क्योंकि जो संकुचन हुआ होगा उस संकुचन से केवल छोटे छोटे बलन ही हो सकते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के वितरण में निश्चित प्रणाली नहीं हो सकती है, जबकि भूतल पर इतनी निश्चित प्रणाली पाई जाती है। इन्हीं आधारों पर बसों हम इस जेफरीज के सिद्धांत की भी आलोचना करते हैं या किया जा सकता है। आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चों।